हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग जेईबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर एएफएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं। किसी भी बिजनेस के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसीलिए बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, ताकि उसके जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं और गोल्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल जो है वो हो सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है, उनकी ऑर्गेनाइजिंग की जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है, ताकि हर एक स्टेज के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हर एक एस्पेक्ट को जो है वो मैनेज किया जाता है, चाहे वो फंड्स को रेज करना हो, चाहे फंड्स को यूटिलाइज करना हो, इन सभी एस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो मेनली किसके साथ कंसर्न्ड होता है, किसके साथ रिलेटेड होता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फॉर्म एक्टिविटीज। ठीक है, तो फॉर्म की जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हर एक एस्पेक्ट के साथ कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर उसको यूटिलाइज करने तक सभी एस्पेक्ट्स को मैनेज किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अल्टीमेट एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम यहां पर क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर जो मेन एम है वो यहां पर क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर हम एक कंपनी की यहां पर बात करें तो कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर। और कंपनी किसके लिए काम कर रही होती है? तो कंपनी के ऑनर के लिए ही जो है वो काम कर रही होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन अल्टीमेट एम होता है वो यही होता है कि कंपनी की वैल्यू को बढ़ाकर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को बढ़ाया जाए, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक पर्सन है, उसने कंपनी के 100 शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं और एक शेयर का प्राइस जो है वो 100 रुपए है। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है, वेल्थ कितनी है शेयर होल्डर की? 10,000 रुपए। अब अगर मान के चलिए कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और जो शेयर्स की वैल्यू है वो 1,000 रुपए हो गई, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी हो गई? 1,00,000 रुपए। तो हम कंपनी की वैल्यू को बढ़ाकर जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उनको मैक्सिमाइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल इंडिविजुअल owns and operates the business. It has no legal separation between the owner and the business itself. देखो, एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो बिजनेस को चला रहा होता है, यानी कि वही बिजनेस को ओन करता है, वही बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी वही कमाता है। तो इसका जो आंसर है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान के चलिए एक ए पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक एबीसी एंटिटी बनाई है। अब एबीसी एंटिटी में जो भी कैपिटल है वो ए पर्सन लगाता है, जो भी फंक्शंस है वो भी यही परफॉर्म करता है, ठीक है, मैनेज भी यही करता है, और जो भी प्रॉफिट कमाती है ये एंटिटी वो ए पर्सन को यहाँ पर मिलता है। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कहलाएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप की एक खासियत होती है कि जो बिजनेस का ऑनर है और जो बिजनेस एंटिटी है उसके बीच में कोई भी लीगल सेपरेशन जो है वो नहीं होती, यानी कि लॉ की नजर में ये जो ऑनर है और ये जो बिजनेस एंटिटी है वो एक ही पर्सन जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1% कंपनी भी तो हो सकता है। देखो, 1% कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ की नजर में जो ऑनर है कंपनी का और जो
कंपनी है वो तो सेपरेट एंटिटीज है, पर यहाँ पर क्या बोला गया था कि यहाँ पर जो ऑनर है और जो बिजनेस है उसके बीच में कोई भी लीगल सेपरेशन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एंटर इनटू एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी ऑन बिजनेस विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहां पर दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि वो एक साथ मिलकर काम कर सकें और प्रॉफिट जो है वो कमा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पार्टनरशिप फॉर्म इज अ करेक्ट आंसर। जैसे मान के चलिए ए और बी पर्सन थे, ठीक है, इन्होंने साथ में मिलकर ए एंड बी नाम की बिजनेस एंटिटी जो है वो बनाई। ठीक है, जो भी कैपिटल है ये दोनों लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है ये दोनों आपस में जो है वो बांट रहे हैं। तो ये जो बिजनेस एंटिटी है ये आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कहलाएगा। और पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए या तो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स यूजली हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल बिजनेस डेट्स इफ नेसेसरी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो सरासर फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, पहली चीज, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं ना उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है ना उसके जितने भी यहाँ पर डेट्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, वो डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पार्टनर के भी माने जाते हैं। यानी कि पार्टनर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, इसीलिए जब तक पार्टनरशिप फॉर्म के जो डेट्स हैं उनकी पेमेंट नहीं कर दी जाती है तब तक पार्टनर से जो पैसा है वो पार्टनरशिप फॉर्म मंगवाती रहती है। और जरूरत पड़ने पर पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी सेल करके पार्टनरशिप फॉर्म्स के जो डेट्स होते हैं उसकी रिपेमेंट जो है वो की जाती है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो यहां पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होते हैं। यानी कि वो पर्सनली फॉर्म के डेट और ऑब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जरूरत पड़ने पर पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड आउट कर दिया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म के डेट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो, डैश इज अ लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज इन अ एलएलपी। पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एक ऐसा लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज इन दोनों के ही एलिमेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इस बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो इसका जो आंसर है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसको 2008 में जो है वो लेकर आया गया था, इसके लिए स्पेशल एक्ट भी जो है वो पास किया गया था। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की खासियत क्या है कि ये होती तो एक पार्टनरशिप ही है, ये पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है, पर इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि यहां पर पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको सेल नहीं किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के डेट्स को पे करने के लिए। क्लियर है आपको? अब इसमें ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, एलिमेंट है, ये कंपनीज के केस में देखा जाता है। इसीलिए आप कहोगे कि इसके अंदर पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखो, कंपनी इज कंसीडर अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ट्रू है। देखो, कंपनी बेसिकली एक लीगल एंटिटी होती है जिसको लॉ के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप कोई कंपनी बना लेते हो तो कंपनी और जो उसका ऑनर है लॉ की नजर में दो सेपरेट एंटिटीज जो है वो बन जाती है। जैसे ए पर्सन ने एबीसी कंपनी बनाई तो लॉ की नजर में ये जो एबीसी कंपनी है वो एक सेपरेट एंटिटी है और ये जो ऑनर है यानी कि शेयर होल्डर है ये यहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी होती है। और कंपनीज के केस में जो हमारे मेंबर्स होते हैं कंपनीज के यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी के अंदर वो उतना ही पैसा जो है वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंपनी उससे ज्यादा पैसा उनसे कभी भी नहीं मंगवा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन इन अ फॉर्म। तो एक फॉर्म के अंदर कौन कौन से यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है वो लिया जाता है कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी, उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कैपिटल यानी कि फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप ये पता लगाते हो कि आपको कैपिटल की जरूरत कितनी है।
ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंसीडर करोगे, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको कंसीडर करोगे, ठीक है। उसके बेस पर आप पता लगाओगे कि आपको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जांपल के मान के चले एक्सवाइजेड कंपनी थी, तो उसे लगा कि उसे 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत होगी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये पहला डिसीजन हुआ। उसके बाद दूसरा डिसीजन होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। देखो, एक्सवाइजेड कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इसे ना जो फंडिंग है वो दो तरीके से मिल सकती है। एक है कि वो ऑनर से पैसा मंगवा ले, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर से पैसा मंगवा ले, या फिर ये ऑनर्स के अलावा किसी थर्ड पार्टी से जो है, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से जो है वो लोन ले ले, जैसे कि बैंक से लोन ले ले, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो एक मिक्स यूज करते हैं। किस चीज का मिक्स यूज करते हैं, तो वो ऑनर का पैसा और थर्ड पार्टी का लोन का पैसा, इन दोनों का यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि डेट और इक्विटी दोनों का यूज जो है वो कंपनी जो है वो करती है। तो कितना डेट का यूज किया जाएगा, कितना इक्विटी का यूज किया जाएगा, उस चीज को यहां पर जो है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि 60% हम ऑनर का पैसा जो है वो मंगवा यूज करेंगे, यानी कि इक्विटी यूज करेंगे, और 40% हम यहाँ पर जो है वो डेट लेंगे। ये दूसरा डिसीजन हुआ, ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग ऑन सोर्स ऑफ फंड। अब देखो, जब आप ऑनर से पैसा मंगवाते हो, इक्विटी से पैसा मंगवाते हो, तो आपके पास कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। और जब आप डेट से पैसा मंगवाते हो तब भी आपके पास कई सारे सोर्सेज होते हैं। आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप बॉन्ड इशू कर सकते हो, आप बैंक लोन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किन सोर्स से फंड रेज जो है वो करने हैं। उसके बाद जैसे ही आपके पास फंड्स आ जाते हैं, अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप जो लॉन्ग टर्म फंड्स है उसको कैसे यहां पर यूटिलाइज करोगे। तो कंपनी के जो भी फंड्स होते हैं वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक रखती है लॉन्ग टर्म फंड्स, एक शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स बेसिकली एसेट्स को परचेज करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि हमें एसेट्स की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर कंपनी डिसाइड करती है कि लॉन्ग टर्म फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि किन किन एसेट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लिया जाता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन। देखो, कंपनी को ग्रोथ भी करना होता है, ठीक है। तो कंपनी के पास ग्रोथ करने का एक तरीका होता है कि वो अपने कंपटीटर को एक्वायर कर ले या फिर उनके साथ मर्ज हो जाए, ठीक है, ताकि उसकी ग्रोथ यहाँ पे जो है वो हो सके। तो मर्जर कैसे किया जाएगा, एक्विजिशन कैसे किया जाएगा, किस कंपनी के साथ मर्जर किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर डिसाइड जो है वो की जाती है। उसके बाद यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। तो जो शॉर्ट टर्म फंड्स है वो कैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, यानी कि कौन सी करंट एसेट्स यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी, करंट लायबिलिटीज कैसे यहाँ पर मैनेज की जाएगी, वो सारे डिसीजन जो है हम यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर करते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको सही तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज जो है वो किया जा रहा है, कहीं पर भी किसी भी तरह की वेस्टेज जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में डिसीजन लिया था डिविडेंड और रिटेन्ड प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो नॉर्मली देखो, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जब कोई कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है, तो वो प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास रिजर्व करके रख लेते हैं, जिसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। और 1% एक पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में जो है वो दे देते हैं। तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिटेन करके रखना है और कितना हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को देना है, वो डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन थे जो कि एक फॉर्म या फिर कंपनी जो है वो लेती है। तो क्लियर है आपको यहाँ तक, एक बार मुझे बता दीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश डिसीजन इज कंसर्न विद हाउ द फॉर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट एसेट्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले बताता हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसके पास जो भी फंड्स हैं उस फंड्स को वो कैसे इन्वेस्ट करेगी, किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, किन एसेट्स में जो है वो इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश डिसीजन फोकस ऑन डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म विच इन्वॉल्व डिसाइडिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग टू फंड ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिस्क, ठीक है। तो एक ऐसा डिसीजन जो कि डिटरमाइन करता है कि फर्म का ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा,
यानी कि फर्म कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करेगी, वो कितना डेट का पोर्शन यूज करेगी, कितना इक्विटी का पोर्शन यूज करेगी अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि उसका जो रिस्क है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहां पर मिनिमाइज हो सके। तो इसका जो आंसर है फाइनेंसिंग डिसीजन इज करेक्ट आंसर। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि वो फंड्स को रेज कहां से करेगी, यानी कि फंड्स को एक्वायर कहां से करेगी। जैसे कि एग्जांपल ले, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करके फंड रेज करेगी, तो ये जो डिसीजन है ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखो, विच डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा डिसीजन होता है जिसके अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा वो अपने पास रिटेन करके रखेगी और कितना हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दे देगी। तो इस डिसीजन का जो नाम है वो है डिविडेंड डिसीजन इज अ करेक्ट आंसर। क्या है आपका यहां पर, डिविडेंड डिसीजन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर फाइनेंसिंग डिसीजन इज नोन एज। ठीक है, देखो जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, रिस्क और रिटर्न प्रिंसिपल हो गया, इनको हम फॉलो करते हैं ताकि हम एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ले सके। तो ये जो प्रिंसिपल है जो कि एक गाइडलाइन का काम करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त, तो इन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस लेते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डैश कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट money available today is worth more than same amount in the future due to its potential earning capacity। तो कौन सा यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस है जो कि हमें बताता है कि जो पैसा अभी प्रेजेंट में आपके पास है उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में जो पैसा आपके पास है उससे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो मान के चलिए एक ए पर्सन है, उसके पास 10,000 रुपए है और इसे 5 साल के बाद 10,000 रुपए जो है वो मिलने वाले। ठीक है, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आज ये जो 10,000 रुपए इसके पास है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है उस 10,000 रुपए से जो इसे फ्यूचर में 5 सालों के बाद जो है वो मिलने वाले। ऐसा क्यों, तो क्योंकि मनी यहां पर पैसे को अर्न करता है, मनी की यहां पर अर्निंग कैपेसिटी होती है। जैसे अगर आपने मान के चलिए इसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और आपको हर साल 10% का रिटर्न मिला है, यानी कि 1,000 रुपये मिल रहा है, तो 5 साल के बाद आपकी 1,000 की जो वैल्यू होगी वो 15,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि 10,000 की जो वैल्यू होगी वो 15,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपये तो आपके प्रिंसिपल थे, साथ ही साथ आपको हर साल 5 साल तक 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो आप देख सकते हो कि इस 10,000 की जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद जाकर 15,000 रुपये हो जाएगी और इसकी 10,000 रुपये ही रहेगी। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना होता है, और जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू को जरूर जो है वो कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि अभी जो आपके पास पैसा पड़ा है और वही सेम पैसा अगर आपको फ्यूचर डेट पे मिलेगा तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। प्रेजेंट में जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगी। क्लियर है आपको यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी सजेस्ट अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके रिगार्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्या सजेस्ट करता है। तो इसका जो आंसर है वो है इट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन रेट। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे चाहते हो। जैसे आपने मान के चलिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट किया और आपको 10% का यहाँ पर रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट बेसिकली वो रेट जिसके ऊपर चीजें महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। जैसे अगर मान के चलिए एक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर रहे हो जहां पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% का है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% का है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन हो भी जाए तब भी आपको 5% का यहाँ पर तो बेनिफिट मिलेगा, 5% से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है,
पर अगर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% और इन्फ्लेशन 10% है, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हेल्प करता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क रिटर्न एम्फसाइजेस दैट इन्वेस्टर नीड टू कंसीडर बोथ रिस्क एंड रिटर्न। द प्रिंसिपल स्टेट दैट, देखो जो प्रिंसिपल है रिस्क एंड रिटर्न का वो बताता है कि जो इन्वेस्टर है उसे जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे रिस्क और रिटर्न दोनों को ही यहाँ पर जो है वो कंसीडर करना है, ठीक है, और उसको देखते हुए से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, और अगर आप कम रिस्क लेते हो तो आपको कम रिटर्न जो है वो मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा डिमांड जो है वो करनी है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो और आपको रिटर्न कम मिल रही है तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आपको रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, ठीक है, और कम रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा रिस्क लोगे तो लॉस हो जाएगा, कम रिस्क लोगे तो जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे, रिटर्न कमा सकते थे, वो भी रिटर्न आपको जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये इस बात का ध्यान में रखना है। तो आपका जो प्रिंसिपल रिस्क और रिटर्न है वो क्या बोलता है कि जो अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा, और अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन सजेस्ट इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या सजेस्ट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस का। तो जो ये प्रिंसिपल है डिवर्सिफिकेशन का, ये कहता है कि अगर आपके पास फंड्स हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी भी सारे फंड्स को एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करो, बल्कि अलग अलग जगह पे जो है वो इन्वेस्ट करो। जैसे अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो 50,000 रुपए को कभी भी किसी एक कंपनी में, एक कंपनी के एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। इस 50,000 को डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका जो रिस्क है वो यहाँ पर डिवर्सिफाई जो है वो हो जाए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का उसे आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में जो है वो डिवर्सिफाई करना होगा। जैसे एग्जाम्पल दे, अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आप यहाँ पर ABCDE 5 कंपनीज है, उसके अंदर 10,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका रिस्क जो है वो डिवर्सिफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए एक कंपनी फेल भी हो जाती है तो आपका सारा पैसा जो है वो नहीं डूबेगा, और यहाँ पर आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा, और यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है उससे आप यहाँ से जो आप रिटर्न कमाओगे उससे आप कवर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क शुड बी मेंटेन टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सच बैलेंस इज कॉल्ड। देखो जो हमारा एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिस्क एंड रिटर्न, वो बताता है कि हमें रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, और तभी हम यहाँ पर ऑप्टिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं। तो ये जो रिस्क और रिटर्न के बीच में ऑप्टिमम बैलेंस होता है, प्रॉपर बैलेंस होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है। जब आप रिटर्न और रिस्क के अंदर प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करते हो ताकि आपको ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके, तो ये जो प्रॉपर बैलेंस है ये आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है वो कहलाता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है वो कहलाता है। उसके बाद देखो द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और ये जो रिस्क है इसके बीच का जो रिलेशनशिप है इसको हम कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला एक्सप्रेस करने का वो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, ठीक है। यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है रिस्क फ्री रिटर्न से और एक रिस्क प्रीमियम। देखो रिस्क फ्री रिटर्न वो रिटर्न होता है जो कि आप बिना रिस्क लिए जो है वो कमा लेते हो। जैसे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर रिस्क 0% होता है। तो अगर मान के चलो वहां पर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है तो ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जब आप रिस्क लेते हो तो आपको रिस्क लेने के बदले में रिवॉर्ड चाहिए होता है, फ्री में आप कोई भी रिस्क जो है वो नहीं लेता है। तो जब आप रिस्क लेते हो तो आपको एक रिस्क प्रीमियम मिलता है। जैसे कि मान के चले आप कंपनी में इन्वेस्ट करो तो कंपनी आपको 3% का रिस्क प्रीमियम दे रही है, तो यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा वो 10% जो है वो बनेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के दो कंपोनेंट है, एक रिस्क फ्री रिटर्न और एक है आपका यहाँ पर रिस्क प्रीमियम, और इनसे मिलकर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज अ लीगल रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन called the principal appoints another person called the agent to act on their behalf dealing with third parties, ठीक है।
तो देखो, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हायर करता है अपना काम करवाने के लिए और अपने बिहाफ पर थर्ड पार्टीज के साथ डील करने के लिए, तो उनके बीच में जो लीगल रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो एजेंसी इज द करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के मान के चले, एक ए पर्सन है, ठीक है, वो कार बनाकर मार्केट में सेल करता है, तो उसने बी पर्सन को हायर किया और कहा कि आप मेरे बिहाफ पर मेरी कार को सेल करो, बदले में मैं आपको यहाँ पर एक कमीशन जो है वो दे दूंगा, मैं बदले में आपको एक कमीशन जो है यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो लीगल रिलेशनशिप है, उसको हम एजेंसी का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्रॉब्लम दैट अराइजेस व्हेन एजेंट डोंट फुली रिप्रेजेंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एजेंसी के रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। देखो, ये जो पर्सन है ये आपका प्रिंसिपल है और ये है आपका यहाँ पर एजेंट, ठीक है। ध्यान में रखना है कि जो पर्सन अपॉइंट कर रहा होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है जिस पर्सन को, वो आपका एजेंट होता है। देखो, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके से काम करे कि जो प्रिंसिपल है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर कमीशन जो है वो एजेंट को दे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक एजेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है, यानी कि वो प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर है वो है एजेंसी प्रॉब्लम। इसको मैं एक एग्जांपल से हेल्प से भी समझाऊंगा। तो मान के चलिए ए और बी है, इनके बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए ने बोला है बी को कि आपने मेरी कार जो है वो सेल करनी है, ठीक है। तो ए ने बी को बोला हुआ है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आए तो उसको पहले वो 5 लाख रुपए की कार जो है वो बेचिए, अगर वो ना माने तो 4.5 लाख की कार भी आप बेच सकते हो, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके से काम करे कि प्रिंसिपल को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि वो कस्टमर को 5 लाख की कार बेचने की कोशिश करे, ठीक है। तो मान के चले एक सी पर्सन आता है, बी को कहता है कि भाई मुझे कार चाहिए। तो इसने बोला 5 लाख रुपए की कार है, तो इसने कहा कि यार थोड़ा सस्ता कर दो, मैं आपको 20,000 रुपये ऐसे कमीशन जो है वो दे दूंगा अलग से, ठीक है। तो इसने क्या किया, 4.5 लाख का कार जो है यहाँ पर सेल कर दिया। अब देखो, इससे एजेंट को तो प्रॉफिट हुआ पर इसको लॉस हो गया ना, इसको लॉस हो गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो 5 लाख रुपए की खरीद लेता, पर इससे तो लॉस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि अगर इसे पता लग गया तो लड़ाई तो करेगा ना इससे, तो इनके बीच में जो अब जो कंफ्लिक्ट हुआ है, इस कंफ्लिक्ट को हम एजेंसी प्रॉब्लम के नाम से जो है वो जानते हैं। इस कंफ्लिक्ट को हम एजेंसी प्रॉब्लम के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। एजेंसी प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो एजेंसी प्रॉब्लम होती है वो मेनली 4 तरह की होती है। एक होता है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में। देखो, एक कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, यानी कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कि कोई ऐसा डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया जो कि शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आया। जैसे मान के चलिए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और मैनेजमेंट कह रहे हैं कि ये सारा प्रॉफिट जो है वो हम रिटेन करके रखेंगे, इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ रीजन है। तो इससे शेयर होल्डर जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें तो डिविडेंड चाहिए था। तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। तो ये जो कंफ्लिक्ट है, एजेंसी प्रॉब्लम है, ये शेयर होल्डर वर्सेस मैनेजमेंट होता है। कई बार ना शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर के बीच में लड़ाई हो जाती है। जैसे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, जिन्होंने लोन वगैरह दिया हुआ है कंपनी को, ठीक है। तो कई बार कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जिससे शेयर होल्डर्स तो खुश होते हैं पर क्रेडिटर्स खुश नहीं होते, या फिर क्रेडिटर खुश होते हैं, शेयर होल्डर जो है वो खुश नहीं होते हैं। तो इस केस में जो है दिक्कत आ जाती है, इस केस में दिक्कत आ जाती है और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उसके बाद है मेजोरिटी शेयर होल्डर वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। कई बार ना शेयर होल्डर्स के बीच में ही लड़ाई हो जाती है। जैसे कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, मान के चलिए 10 शेयर होल्डर जिसके पास 80% शेयर है कंपनी के, और यहाँ पर 100 शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 20% शेयर है। कई बार ना इनके बीच में भी लड़ाई हो जाता है, क्योंकि देखो इनका कंट्रोल ज्यादा होता है तो ये अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन लेती है, और कई बार होता है कि अगर इनको बेनिफिट हो रहा है तो इनको नुकसान हो रहा है, तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर वर्सेस अदर स्टेक होल्डर। कई बार ना शेयर होल्डर्स का बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है, जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है उसका कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे इंप्लॉयज वगैरह हो गए तो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर के बीच में भी कई बार लड़ाई झगड़ा जो है वो हो जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दियो, और कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते। नेक्स्ट बात करते हैं
मिटिगेटिंग द एजेंसी प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो एजेंसी प्रॉब्लम है इसको मिटिगेट करना काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी जो है वो रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एजेंसी प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं कंपनी के अंदर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि सभी चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की जानी चाहिए, कोई भी चीज कभी भी छुपाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है एजेंट या फिर मैनेजर्स की, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगाई जानी चाहिए ताकि जो एजेंट्स हैं मैनेजर्स हैं वो कभी भी अपनी मनमानी जो है वो ना कर सके, ठीक है। कंपनसेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर कंपनी की ग्रोथ हो तो उससे एजेंट को भी बेनिफिट हो। कई बार क्या होता है कि कंपनसेशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कंपनी को तो बेनिफिट हो रहा है पर एजेंट को कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, कंपनी के सेल्स बढ़ रही है तो उससे कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, उसके शेयर्स की जो वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है पर एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन ही नहीं दिया जा रहा है तो एजेंट को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो कंपनसेशन स्ट्रक्चर ऐसा रखो कि अगर प्रिंसिपल को बेनिफिट हो यानी कि कंपनी को बेनिफिट हो तो एजेंट को भी यहाँ पर जो है वो बेनिफिट रहे, ठीक है। जैसे सीईओ का जो कंपनसेशन है वो डायरेक्टली कंपनी की स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस से हम लिंक कर सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है कंपनी का तो सीईओ का जो कंपनसेशन है वो भी बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस कम होगा तो सीईओ का कंपनसेशन है वो भी जो है वो कम हो जाएगा, जिससे जो सीईओ है वो कंपनी की स्टॉक प्राइस को बढ़ाने के लिए जो है वो काम करेगा और स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा, सीईओ को भी बेनिफिट होगा। और जो ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है इसको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो रेगुलेट करना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश थ्योरी एग्जामिन conflict of interest that arise when there is a separation between ownership and control in a organization। यानी कि अगर हम एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर उसकी ऑनरशिप और कंट्रोल के बीच में सेपरेशन है, जैसे कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो ऑनरशिप होती है और जो कंट्रोल होता है यानी कि जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। तो उस केस में जो कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं उसको कौन सी थ्योरी यहां पर एग्जामिन जो है वो करती है। तो इसका जो आंसर है वो है एजेंसी थ्योरी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एजेंसी थ्योरी बेसिकली ऐसे कंफ्लिक्ट को एग्जामिन करती है जो कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो है वो अराइज होते हैं। जैसे कंपनी की बात करें तो मैनेजमेंट कौन है, एजेंट है, और जो ऑनर है वो प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि ऑनर्स ने ही मैनेजमेंट को अपॉइंट किया है कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। तो उनके बीच में जो कंफ्लिक्ट हो रहा है उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, ठीक है, क्यों वो एक्सपैंड कर रहे हैं, उन सभी चीजों को एग्जामिन और स्टडी करने का काम जो है वो एजेंसी थ्योरी जो है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश थ्योरी considers conflict of interest that emerge due to the competing interest of different stakeholders just such as shareholders, employees, customers, suppliers in an organization, ठीक है। तो हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनके बीच में ये जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है क्योंकि ये हर एक स्टेक होल्डर अपनी नीड्स को जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, कंपटीशन की वजह से जो कंफ्लिक्ट अराइज होता है उनको कौन यहाँ पर कौन सी थ्योरी जो है वो एग्जामिन करती है और पता लगाती है कि इन कंफ्लिक्ट के क्या रीजंस है और कैसे हम इसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका स्टेक होल्डर थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। स्टेक होल्डर थ्योरी आपका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टेक होल्डर थ्योरी बेसिकली क्या करती है, जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो भी कंफ्लिक्ट होता है और उसको एग्जामिन करके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं जिनकी वजह से कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है। क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो देखो जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक कंपनी जो है वो बेसिकली एक सोसाइटी और एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है। तो कंपनी की कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो कंपनी है वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करे, यानी कि कंपनी इस तरीके से ऑपरेट करे कि उसका भी प्रॉफिट हो, साथ के साथ जो एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, उसको भी इस चीज का बेनिफिट जो है वो मिले। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। तो मान के चलिए एक एक्स कंपनी है, ठीक है, इसके पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट को ये सिलेक्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट ए से इसको यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पर प्रोजेक्ट ए का एक नुकसान भी है कि ये काफी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करेगा, एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होगा।
प्रोजेक्ट बी से प्रॉफिट हो रहा है पर प्रोजेक्ट ए से थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर कम है पर अच्छा खासा प्रॉफिट है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि एनवायरमेंट के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। तो इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोजेक्ट बी को यहाँ पर सिलेक्ट करे, ना कि प्रोजेक्ट ए को। अगर कंपनी प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करती है तो ये जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो फुलफिल नहीं कर रही होती है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली यही कहती है कि कंपनी को काम करना है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करना है, पर साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी इस तरीके से काम करे कि जो सोसाइटी है और एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट की ग्रोथ हो, उनकी यहाँ पर डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये कमिटमेंट होती है बिजनेस की कि वो इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, उसका वेलबींग जो है उसमें ग्रोथ जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिन्होंने यहाँ पर लीगली कंपल्सरी कर दिया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितने भी यहाँ पर कंपनीज है उनको लीगली जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब कि अपने टोटल प्रॉफिट का एक सर्टन परसेंटेज जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो है वो खर्च करना पड़ता है। अब ये परसेंटेज कितनी है, तो कंपनी का देखो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2% उसको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो खर्च करना पड़ेगा, यानी कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के वेलबींग के लिए जो है वो खर्च करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए XYZ यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर पिछले 3 सालों में प्रॉफिट कमाया है 20-20 हजार पे। ठीक है, तो उसका एवरेज कितना हुआ 20 हजार पे। वैसे इतना कम प्रॉफिट नहीं कमाती हैं कंपनीज, तो 20 हजार का उनको कम से कम 2% उसे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के लिए जो है वो खर्च करना पड़ेगा। और जो हमारा सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो यहाँ पर आउटलाइन करता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को, और एक एक्टिविटीज की पूरी लिस्ट बताता है कि जो 2% है उनको कंपनीज को वो किन एक्टिविटीज पे जो है वो खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक होता क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल थे, आप रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डॉलर्स को रुपीस में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर देश को दूसरे देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर वो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर, price or the value at which one currency is exchanged for another currency is known as। तो फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्राइस या फिर वो वैल्यू जिसके ऊपर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ करेक्ट आंसर। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है कि जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें डॉलर्स की, अगर हम डॉलर्स का कंपैरिजन रुपीस के साथ में करें तो जो डॉलर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू रुपीस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान के चलिए 82 रुपीज़ टू इक्वल टू 1 यूएस। इसका मतलब क्या हुआ कि $1 के इक्वल हमारे 82 रुपीज़ जो है वो आते हैं। तो इसीलिए जब करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है तो पहले दो करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। एक्सचेंज रेट बेसिकली बताता है कि एक करेंसी की दूसरे करेंसी के इक्वल कितनी वैल्यू है। जैसे ये जो एक्सचेंज रेट है वो बता रहा है कि 82 रुपीज़ इक्वल है 1 यूएसडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 यूएसडी चाहिए तो आपको 82 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके बाद देखो, करेंसी पेयर इज अ कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद द वैल्यू ऑफ वन करेंसी बीइंग कोटेड अगेंस्ट द अदर। देयर इज अ करेंसी पेयर ऑफ यूएसडी जीबीपी इज इक्वल टू 0.80 मीन्स। ठीक है, सबसे पहले करेंसी पेयर क्या होता है इसका मतलब समझ। देखो, करेंसी पेयर दो करेंसीज की कोटेशन होती है जिसके अंदर एक करेंसी की दूसरे करेंसी की इक्वल क्या वैल्यू है इसको हम जो है वो शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो एग्जांपल है यूएसडी एंड जीबीपी,
ये बेसिकली एक कोटेशन है, एक करेंसी पेयर है, एक करेंसी पेयर है जिसके अंदर हमने एक करेंसी की दूसरे करेंसी के इक्वल क्या वैल्यू है उसको जो है वो कोट किया है। जैसे कि इस करेंसी पेयर का क्या मतलब है कि जो 1 US डॉलर है वो 0.80 ब्रिटिश पाउंड्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद देखो, व्हाट डज डायरेक्ट कोट फॉर करेंसी इंडिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, देखो जो ये कोटेशन होती है ना करेंसी की, जैसे यहाँ पर देखो ये जो करेंसी पेयर है, ठीक है, इसके अंदर हमने दो करेंसीज को कोट किया है। ठीक है, तो ये जो करेंसी की कोटेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। पहले अगर हम डायरेक्ट कोट की बात करें, देखो डायरेक्ट कोट के अंदर हम ये शो करते हैं कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारे होम करेंसी की क्या वैल्यू है। जैसे एग्जांपल पे अगर हम इंडिया की बात करें तो US डॉलर हमारे लिए फॉरेन करेंसी है और रुपीस हमारे लिए होम करेंसी है। तो जब हमने ये लिखा कि 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज, तो ये जो कोटेशन है करेंसी की, ये आपकी डायरेक्ट कोटेशन कहलाएगी, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक फॉरेन करेंसी इक्वल हमारी फॉरेन करेंसी की कितनी वैल्यू जो है वो रहती है। यानी कि अगर आप 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को खरीदना चाहते हो तो आपको कितनी डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में डायरेक्ट कोड जो है वो बताता है। जैसे यहां पर अगर आपको 1 USD चाहिए तो उसके लिए आपको 82 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे। तो इस तरह की कोटेशन को हम डायरेक्ट कोटेशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद देखो, डैश कोटेशन रेफर्स टू एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, जब हम एक ऐसी करेंसी कोटेशन बताते हैं, मतलब एक ऐसी करेंसी कोटेशन बनाते हैं जहां पर हम ये शो करें कि एक होम करेंसी के इक्वल फॉरेन करेंसी की क्या वैल्यू है, तो इस कोटेशन को हम क्या कहते हैं। तो इस कोटेशन का आंसर है इनडायरेक्ट कोटेशन। जैसे एग्जांपल के आप शो कर रहे हो 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.012 USD, तो ये जो करेंसी कोटेशन है ये इनडायरेक्ट कोटेशन जो है वो कहलाएगी, क्योंकि यहां पर हम शो कर रहे हैं कि एक होम करेंसी के इक्वल फॉरेन करेंसी की क्या वैल्यू है। यानी कि एक होम करेंसी को अगर बाय करना है तो उसके लिए कितनी फॉरेन करेंसी की यहाँ पर जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। तो ये आपका इनडायरेक्ट कोटेशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो दो तरीके की कोटेशन है, पहली डायरेक्ट और एक हमारी यहाँ पर इनडायरेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज अ रेट एट विच बैंक इज रेडी टू बाय वन करेंसी। तो वो कौन सा रेट है जिसके ऊपर बैंक जो है वो करेंसी को बाय करने के लिए रेडी रहता है, यानी कि बाइंग रेट कौन सा होता है। तो इसे हम बिड रेट कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं करेंसी की सेल परचेज की, तो सेल परचेज का जो मेन काम होता है वो हमारे देश के अंदर जो बैंक्स हैं वही करते हैं। यानी कि अगर आपको करेंसी को कन्वर्ट करना है तो आपको बैंक के थ्रू ही वो आप जो है वो करवा सकते हो। यानी कि बैंक आपसे करेंसी को खरीदता है, फिर आपको जो करेंसी कन्वर्ट करके जो है वो दे देता है। ठीक है, तो बैंक जिस रेट पर फॉरेन आपसे करेंसी को खरीदता है उस रेट को हम कहते हैं बिड रेट। ध्यान में रखिए, जिस रेट पर बैंक आपसे खरीदेगा वो होगा आपका बाइंग रेट यानी कि बिड रेट, और जिस रेट पर वो सेल करेगा उसको हम कहते हैं आस्क रेट या फिर ऑफर रेट। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको आस्क रेट, बिड रेट ये मिल जाता है, तो ध्यान में रखिए जिस रेट पर जो बैंक है वो करेंसी को खरीदता है वो आपका बिड रेट कहलाता है, और जिस रेट पर करेंसी को सेल करता है वो आपका आस्क रेट जो है वो कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ऐसे करके जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। और अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा
हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा कुंदन, ठीक है। तो KUNDN कूपन कोड देख लीजिए, और ये जो कूपन कोड है वो बेसिकली हमारे जो कॉम्बो कोर्सेज है उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, what refers to the difference between the buying and selling price of currency representing the profit or margin earned by the bank on a financial institution facilitating the currency exchange। देखो ये जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, वो क्या फ्री में काम करते हैं? नहीं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो मेनली देखो, जो यहाँ पर बिड रेट होता है और जो आस्क रेट होता है उसके बीच में हमेशा एक डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर मान के चलिए 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज और 1 USD इज इक्वल टू 83 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका हुआ बिड रेट जिसके ऊपर बैंक यहाँ पर बाय कर रहा है, और ये हुआ आपका आस्क रेट जिसके ऊपर बैंक सेल कर रहा है। अगर आप यूएसडी को सेल करते हो बैंक के पास और बैंक आपसे खरीद रहा है तो वो आपको 82 रुपीज पे करेगा। अगर आप खरीद रहे हो और बैंक सेल कर रहा है तो वो आपको 83 रुपीज के ऊपर जो है यूएसडी जो है वो सेल करेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना 1 रुपए का, ये यहां पर बैंक का प्रॉफिट है, क्योंकि बैंक खरीद रहा है 82 पे, सेल कर रहा है 83 रुपीज पे। तो ये जो 1 रुपए का जो डिफरेंस है यही आपका जो है वो प्रॉफिट कहलाता है, जो बैंक कमाता है करेंसी एक्सचेंज के ऊपर। तो इस प्रॉफिट को किस नाम से जाना जाता है वो मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। तो इसका आंसर जो है वो है स्प्रेड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेंसी के बाइंग और सेलिंग प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो कि करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करता है, और उस डिफरेंस को हम स्प्रेड जो है वो कहते हैं। क्लियर है? अब एक प्रॉपर एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको करेंसी को कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। तो मान के चलिए यहां पर एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है, उसने एक मशीन जो है वो एक्सपोर्ट की है यूएसए में, और उसे यहाँ पर $10,000 का एक यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिली है। अब इसको रुपीज चाहिए क्योंकि वो भारत में काम करता है, तो वहां पर रुपीज ही चलती हैं, ठीक है। तो ये 10,000 यूएसडी लेकर बैंक के पास जो है वो चला गया। तो अब ये जो रेट है वो है 82 और 83। जो 82 है ये बिड रेट है, और जो 83 है ये यहाँ पर आस्क रेट है, ठीक है। तो देखो ये जो ए पर्सन वो बेसिकली $10,000 जो है वो बैंक को सेल कर रहा है और बैंक यहाँ पर खरीद रहा है, तो रेट कौन सा लगा? 82। अब इसको कितने पैसे लगेंगे मिलेंगे? तो देखो 1 USD इज इक्वल टू है 82 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 को आपको 82 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जो 10,000 यूएसडी डॉलर है इसके इक्वल रुपीज कितनी जो है वो आएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10,000 को 82 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 10,000 इंटू 82, तो ये आपका सीधा सीधा यहाँ पर 8,20,000 जो है वो आ जाएगा। यानी कि $10,000 के इक्वल रुपीज की कितनी वैल्यू है? 8,20,000। यानी कि 10,000 यूएसडी डॉलर जो है वो हमारे 8,20,000 रुपीज के इक्वल है। तो इस तरीके से करेंसी को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2 जनवरी से हमारी यहाँ पर AFM की न्यू फ्रेश लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पर हम लोग मॉड्यूल A और B को कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जो है वो कवर करने वाले हैं। इसकी अगर हम टाइमिंग की बात करें वो है 7 PM 7 PM को हमारी लाइव क्लास रहेगी। तो अगर आप AFM के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना। एक बार फिर से बता दो, 2 जनवरी से हमारी न्यू फ्रेश लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट होंगी, जहां पर हम AFM के मॉड्यूल A और B को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 7 PM से लाइव सेशन। तो टाइमिंग भी यहाँ पे जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह जो है वो चाहिए होंगे। ओके, तो यहाँ पर आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।